नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री शुरू करेंगे चर्चा। सदन के नेता जेपी नड्डा भी रखेंगे अपनी बात। वहीं विपक्ष ने बिहार एसआईआर पर दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादी पुंछ में ढेर, कई हथियार भी बरामद। गुजरात एटीएस को बेंगलुरु में मिली बड़ी सफलता। अलकायदा से जुड़ी शमा परवीन की गिरफ्तारी, पूछताछ में होंगे कई बड़े खुलासे। रूस में 8.8 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। जापान में उठी सुनामी की लहरें, अमेरिका ने दी चेतावनी। भारतीय दूतावास की स्थिति पर नजर। और आपको बता दें, आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार। पूरी धरती पर नजर रखेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत को मिलेगा और बेहतर डेटा। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अलकायदा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस को अलकायदा टेरर मॉड्यूल में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बेंगलुरु से महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और इस महिला आतंकी का नाम है शमा परवीन। शमा परवीन की उम्र 30 साल है और खुफिया जानकारी के आधार पर गुजरात एटीएस ने शमा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने मॉड्यूल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है और इससे पहले एटीएस ने अलकायदा की भारतीय इकाई AQIS यानी कि अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े एक बड़े सोशल मीडिया मॉड्यूल का भी पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और आज एक और बड़ी कामयाबी यहां हासिल हुई है, जहां एटीएस ने मॉड्यूल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और इस मास्टरमाइंड का नाम बताया जा रहा है शमा परवीन। शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। शमा परवीन की उम्र 30 साल बताई जा रही है। गुजरात एटीएस को यहां बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए और गुजरात एटीएस ने समय रहते बड़ी आतंकी साजिश का यहां भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए जो पहले आतंकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। भारत में ये अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड महिला आतंकी हैं, जिसका नाम शमा परवीन बताया जा रहा है। शमा परवीन की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि 30 साल की हैं, जिसे आज गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 जून 2025 को गुजरात एटीएस को ये जानकारी मिली थी कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं देश विरोधी और भड़काऊ बातें उन पर फैलाई जा रही हैं। इस समय हमारी संवाददाता मेघना देव हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी यहां हासिल होते हुए शमा परवीन के बारे में और कुछ बताइए आप। जी, जिस तरीके की जानकारी प्राप्त हो रही है उससे ये बताया जा सकता है कि गुजरात एटीएस ने 4 अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टेररिस्ट को, आतंकवादियों को पकड़ा है। और अगर देखें तो बेंगलुरु से जो महिला गिरफ्तार हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही रेडिकलाइज्ड महिला है
और उसके साथ ही एक ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके साथ ही तफ्तीश में ये पता चला है कि पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स उससे रिकवर हुए हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस जिनको जब्त किया गया था उसमें पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। तो ऐसी खबरें अभी फिलहाल आ रही हैं। आज एक गुजरात एटीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है 12 बजे के तकरीबन, इस पे अधिक जानकारी देने के लिए, जिससे पता चलेगा कि जो ये आतंकवादी जो संगठन है और जो आतंकवादी हैं जो ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मॉड्यूल को चला रहे हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके लिंक पाकिस्तान से हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं और वो इंडिया में और कहां बैठे हुए हैं, ये भी इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। शमा परवीन की किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, अब शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े खुलासे अब इसमें निकल कर आ सकते हैं मेघना? बिल्कुल, तो पहले भी जो अरेस्ट एक दिल्ली से एक थे, तो ये जो टेररिस्ट लगभग जो सारे टेररिस्ट हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि 20 से 25 साल की एज के बीच हैं ये सारे टेररिस्ट, और ये कोई बड़े षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, एक बड़ा अटैक करने की स्ट्रैटेजी लेकर आए थे देश में कि वो ऐसा कुछ बड़े अटैक को अंजाम दे सके, लेकिन उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो, और गुजरात पुलिस ने ये भी बताया है कि ये जो टेररिस्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड सोशल मीडिया के जरिए रहते थे, और बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जारी होगी। अभी शमा परवीन को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और इसके बारे में जो और डिटेल्स है वो आज 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एटीएस की उसमें अधिक जानकारी मिल सकेगी। लेकिन इससे पहले भी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं साफ तौर पर काफी यंग लोग हैं, जो आतंकवादी हैं काफी यंग हैं। सभी लोग सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एक तरीके का टेरर मॉड्यूल चला रहे हैं और आपस में भी ये लोग सब एक दूसरे से सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी मिली गुजरात पुलिस को, गुजरात एटीएस को इस मामले में। और साथ ही अगर देखें तो ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल कितना बड़ा है उसके जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे और ज्यादा नाम सामने आने की संभावनाएं हैं कि इस मामले में और कितने लोग संलिप्त हैं। पाकिस्तान से जो हैंडलिंग होती है वो किस तरीके की हैंडलिंग हो रही है, क्या पाकिस्तान से और हैंडलर्स को इंडिया भेजा जाता है, अलग अलग शहरों में भेजा जाता है ताकि वो इस तरीके का ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला सके। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के तहत है, लेकिन आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। चलिए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है गुजरात एटीएस की, जहां ये पता चलेगा कि गुजरात एटीएस को पहली बात ये कामयाबी कैसे हासिल हुई। 3 आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद अब शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है, क्या बड़े खुलासे कर सकती है गुजरात एटीएस, इस पर हमारी अपडेट बनी रहेगी। फिलहाल मेघना तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है जहां ऑपरेशन शिव शक्ति भारतीय सेना ने मार गिराए हैं 2 आतंकवादी। जी हां, ऑपरेशन शिव शक्ति इसको नाम दिया गया है, और अभी देश में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का मामला चर्चा में बना हुआ है, और इस बीच ऑपरेशन शिव शक्ति की जानकारी मिल रही है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है हमारी सेना ने। दरअसल आपको बता दें कि दोनों आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पुंछ के दिगवार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अभी इसमें फिलहाल ऑपरेशन शिव शक्ति जारी है, और भी क्या आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, इसके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन महादेव में सेना को यहां बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए जहां पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और उसके बाद अब ऑपरेशन शिव शक्ति के जरिए सेना को यहां बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 2 आतंकियों को इस समय ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन शिव शक्ति अभी भी चल रहा है। आतंकियों के पास से भारी हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं और 2 आतंकवादियों को यहां ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को यहां मार गिराया है। इनसे कई हथियार बरामद किए गए हैं
और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर थे और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस बीच 2 आतंकियों की खबर मिली और सुरक्षा बलों ने घेरते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल, बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय सेना को मिलती हुई, जहां ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति में पुंछ इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। क्या खबर मिल रही है इन 2 आतंकवादियों के बारे में? किस आतंकी संगठन से इनका एसोसिएशन हो सकता है और क्या हथियार इनके यहां से बरामद हुए हैं? देखिए भावना, में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इनका एसोसिएशन को लेकर, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज हैं, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव और अब ऑपरेशन शिव शक्ति, तो लगातार कामयाबी मिलती चली जा रही है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इस तरह का ऑपरेशन और इंटेंसिव कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त आ रही है। ऐसे में घुसपैठ की बार बार नापाक कोशिश की जा रही है पड़ोसी देश की तरफ से, और ये जो आतंकवादी हैं इनके डेफिनेट लिंक्स हैं पाकिस्तान के साथ। तो हमने देखा कि ऑपरेशन महादेव के अंदर जो 3 आतंकवादी हमने मार गिराए, जिनका सीधा इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम से, वो पाकिस्तान से लिंक्ड थे। और जिब्रान, हमजा और फैसल, ये तीनों पाकिस्तानी थे जिनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड्स मिले हैं, जिनके पास से पाकिस्तानी हथियार मिले हैं, और जिनका जो हथियारों का जो फॉरेंसिक जांच हुई है उससे ये साफ जाहिर हो गया कि तीनों लश्कर तैयबा के आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान के वोटर आईडीज इनके पास से मिले थे। और ऑपरेशन शिव शक्ति क्या अभी भी जारी? क्या अभी भी कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि अभी भी कुछ आतंकवादी वहां छुपे हो सकते हैं? देखिए, ऑपरेशन शिव शक्ति अभी भी जारी है और ये जो ऑपरेशन है तब तक जारी रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से उस एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाए। श्रीनगर के पास जो इलाका है, जो डाचिगाम नेशनल पार्क है, उसके अंदर जो 3 आतंकवादी मार गिराए पहलगाम से, उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति, ये जम्मू का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर पूरी तरह से हमारी सुरक्षा बल मुस्तैद है और लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन शिव शक्ति जारी है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और हमारे पास और डिटेल्स आएंगी। इससे पहले हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ऑपरेशन महादेव के जरिए जो पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी थे उनको ढेर कर दिया। आज पुंछ में बड़ी सफलता यहां भारतीय सेना को मिली है विशाल। जी, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर आप टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होती है। और एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था जस्टिस का, उन तमाम लोगों का जिनको बेरहमी से मारा गया 22 अप्रैल को, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया, और ऐसे में जब उनको न्यूट्रलाइज किया गया तो ये जाहिर सी बात है बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कल जो है वो तमाम आर्मी कमांडर्स जो है वो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की है। आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया, होम मिनिस्टर ने बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की घोषणा की कि किस तरह से हमारी फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं, उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है। रिपीट बार बार हमारी सरकार कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। पाकिस्तान इस बात से बाखबर रहे कि हम हमारे यहाँ घुसपैठ करने वालों को तो मार गिराएंगे ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम ऑफेंसिव हो सकते हैं और हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जा सकते हैं। आपने सुना कल प्रधानमंत्री ने किस तरह से साफ कहा कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि बहुत हो गया, अब बस करो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है अगर हमारी अस्मिता पे कोई भी आंच आती है तो। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर हंगामा देखा गया विपक्ष की ओर से, तो तभी 12 बजे तक के लिए उच्च सदन राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। अब 12 बजे फिर से शुरू होगी कार्यवाही। ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होनी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया। इसके साथ साथ हर विपक्ष का सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज
12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आएंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा भी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले बिहार एसआईआर का मुद्दा हंगामा वहां जारी रहा और विपक्ष के हंगामे के बीच 11 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी राज्यसभा की, उसे 1 घंटे के लिए 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। तो इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में महाबहस चल रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा पूरी हो चुकी है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर, जहां राज्यसभा की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई थी, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करते हुए 12 बजे अब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा राज्यसभा में शुरू होने वाली है, जिसे की शुरुआत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, हम देख रहे हैं कि सदन में बिहार एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं विपक्ष की ओर से। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है राज्यसभा के लिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होनी है। उससे पहले बिहार एसआईआर का मुद्दा सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से अब तक गरमाया जो हुआ है। और हम आज भी अगर बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई रात 10 बजे 10:30 बजे तक चली और ये उम्मीद की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा जो होनी है 12 बजे से, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ नरमी का रुख दिखाई पड़ेगा सदन के भीतर। लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई एमएल समेत तमाम जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन तमाम लोगों ने यहाँ पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी की तरफ से प्रेम गुप्ता, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और ये तमाम जो बड़े चेहरे थे वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी जो हैं वो नारे लगाते हुए दिखाई पड़े, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तरफ से दिखाई पड़ी और ये जो है वो झलक बाहर ही देखने को मिल रही थी। वो लग रहा था कि इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि जो है सदन के भीतर भी सुनाई पड़ेगी और राज्यसभा में यह जोरदार जो है हंगामा देखने को मिला। नतीजा 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब 12 बजे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को भी आज इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में भाग लेना है, उनको भी बोलना है और इसके अलावा तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो अपनी अपनी बात ऑपरेशन सिंदूर पर रखेंगे। बहरहाल लोकसभा का संचालन जो है वो चल रहा है, प्रश्नकाल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो अपने सवालों का जवाब संसद में, लोकसभा में दे रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही इस समय जारी है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज से चर्चा की शुरुआत होनी है। कितने घंटे की चर्चा यहां निर्धारित की गई है? और अगर विपक्ष की रणनीति की बात करें, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने समापन भाषण में विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया है, ऐसे में विपक्ष की ओर से वक्ता कौन होने वाले हैं राजेश, और साथ ही साथ कितने घंटे की चर्चा निर्धारित है? देखिए, 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में भी निर्धारित थी, 16 घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी निर्धारित है। 70 वक्ताओं के नाम जो हैं वो लिस्टेड किए गए हैं और कहीं ना कहीं यह देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष भाग ले रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उस पर असहयोग की रणनीति वो अपनाए हुए हैं। खास करके एसआईआर का जो मुद्दा है, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने पुराने स्टैंड को ही फॉलो कर रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने हिस्सा लिया हो, लेकिन अन्य जो मुद्दे हैं वो उनके बरकरार हैं और शायद यही वजह है कि वो जोरदार हंगामा करते हुए देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा
कि 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी तो क्या कुछ विपक्ष का रुख होता है। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सदन के बाहर जो है मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। धरना प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि हाथों में तख्तियां लिए हुए और बिहार से राजाराम प्रसाद जो माले के सांसद हैं CPI-ML के, वो हाथों में कुछ वोटर लिस्ट की प्रतियां लेकर पहुंचे थे और वो बता रहे थे कि कई जानवरों के नाम या फिर ट्रैक्टरों के नाम जो है चिन्हित किए गए हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के संजय झा से जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से कंप्यूटर पर बैठकर इस तरह के जो मतदाता सूची की जो कॉपी है उसको निकालकर सत्ता पक्ष को या चुनाव आयोग को राजेश, इससे पहले भी हमने पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरीके से दोनों सदन में हंगामे के बीच कामकाज ठप रहा था, व्यवधान लगातार चलता रहा था, कामकाज हो नहीं पा रहा था। ऐसे में जब शुरुआत हुई इस हफ्ते की, पिछले हफ्ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी दलों के नेताओं से बातचीत की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दें। अब जब इस हफ्ते की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लगातार यहाँ विपक्ष व्यवधान करता हुआ फिर से एक बार नजर आ रहा है। आप राजेश राज अपडेट लगातार हमें देते रहिएगा, नजर बनाए रखिए दोनों सदनों की कार्रवाई पर। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सदन में क्या अपने समापन भाषण में मुख्य बातों का जिक्र किया। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा। MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद कल शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो उसमें विपक्ष के हर सवाल का जवाब तो दिया ही, पीएम ने कांग्रेस को आईना दिखाने की भी कोशिश की। पीएम ने कहा कि अब भारत डरता नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध करके दिखाया है। पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने साफ कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम ने 9 मई की रात अमेरिकी उप राष्ट्रपति JD वेंस के फोन कॉल का भी जिक्र किया और कहा कि 3-4 बार उनका फोन आने के बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है
ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और इस समय छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा है। मेडिकल सप्लाई घोटाले से ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईडी का ये एक्शन मोड देखने को मिला है। मेडिकल सप्लाई घोटाले की खबर यहां आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बेहद ही बड़ा घोटाला इसको माना जा रहा है, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन के ठिकानों पर ईडी ने दबिश की है। कंपनी के कागजात और लेन देन की जांच यहां जारी है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये बड़ी खबर, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन के कागजात और लेन देन की जांच जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बड़े घोटाले के तार मोक्षित कॉरपोरेशन से जुड़ने के बाद ये केंद्रीय एजेंसियां रेडार पर आ गया था, उनके रेडार पर आ गया था। ये मोक्षित कॉरपोरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ईडी ने छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये छापेमारी हुई है और दवाइयों के सप्लाई से जुड़ा ये बड़ा घोटाला यहां बताया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में सरकारी दवाई सप्लाई के मामले में ये मामला सदन में उठाया था और दवाई खरीदी के कई बड़े आरोप लगाए गए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए सुमेश पटेल। सुमेश, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी के रडार पर ये सब जो कंपनियां हैं जो घोटाले कर रही हैं वो हैं। आज मोक्षित कॉरपोरेशन पर बड़ी दबिश यहां ईडी की हुई है। क्या जानकारी हासिल हो रही है? किस मामले में ये मोक्षित कॉरपोरेशन संलिप्त पाई गई है? मैं आपको पूरा मामला पहले बता देता हूं कि जो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान सरकार है इसके ऊपर 411 करोड़ रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज किस लिए है? क्योंकि जो सीजीएमएससी के अधिकारी हैं, जो मोहित कॉरपोरेशन के जो संचालक थे और जो इनके अधिकारी और जो छत्तीसगढ़ के जो आईएएस आईएफएस अधिकारी थे, इनके द्वारा ये यहाँ पर एक दवाई खरीदी में घोटाला किया गया था। जो ट्यूब मशीन होती है जो मार्केट में 8 रुपए जिसकी कीमत होती है, इन्होंने मार्केट से 2500 रुपए में खरीदा। जो सीबीसी मशीन होती है, सीबीसी मशीन मार्केट में जिसकी कीमत 5000 रुपए होती है, उस मशीन को 17000 रुपए में खरीदा गया है। तो आज जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के समय जो सीजीएमएससी घोटाला हुआ था, आज इसकी जांच जो ईओडब्ल्यू की टीम है, ईओडब्ल्यू की टीम आज कर रही है। दुर्ग में जो मोहित कॉरपोरेशन जो के संचालक हैं, इनके निवास पर ये छापेमार की कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू के तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए इस मामले की जांच कर रही है। जी, क्या कोई गिरफ्तारी भी यहाँ हुई है? और कॉरपोरेशन से जो कागजात बरामद हुए हैं, इसके अलावा क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है? और क्या सिर्फ एक ही ऑफिस में दबिश की गई है? ये जो दबिश चल रही है, जो मोहित कॉरपोरेशन का जो दफ्तर है, जो इनके संचालक हैं, इनके निवास पे छापेमार की कार्रवाई चल रही है। रायपुर में भी ये कार्रवाई चल रही है, दुर्ग में ये कार्रवाई जारी है, राजनांदगांव जिले में ये कार्रवाई चल रही है। और जो दवाई घोटाला हुआ था, मैंने इससे पहले भी बताया कि जो ट्यूब होती है, माने ब्लड टेस्ट करने वाली ट्यूब होती है, जो 8 रुपए जिसकी मार्केट प्राइस होती है, इस कंपनी के माध्यम से सीजीएमएससी के अधिकारियों के माध्यम से इसे करीबन 2500 रुपए में खरीदा गया। जो सीबीसी मशीन होती है, सीबीसी मशीन की जो मार्केट कीमत होती है 5000 रुपए, इसको इन्होंने 17000 रुपए में खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं जो सीजीएमएससी में के दो अधिकारी है, मोहित कॉरपोरेशन के अधिकारी के, इस मामले की जांच इससे पहले ईओडब्ल्यू कर रही थी। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद 6 महीने बाद ये ईडी के पास ये मामला पहुंचा है। और आज जिस तरह से सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची हुई है दुर्ग निवास पर, मोहित कॉरपोरेशन के जो संचालक हैं, इनके ठिकानों पर अलग-अलग कि क्या बड़े-बड़े यहाँ खुलासे होते हुए नजर आते हैं और कितना बड़ा ये घोटाला सामने आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ईडी की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक जो आज संसद भवन परिसर में दोपहर 3 बजे से होगी। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। बैठक में पूर्व राज्यसभा सदस्य और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जो योजना आयोग के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, इस विषय पर अपनी राय रखेंगे। साथ ही अर्थशास्त्री और अशोका विश्वविद्यालय के आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख डॉक्टर प्राची मिश्रा भी मौजूद रहने वाली हैं। जेपीसी एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर लगातार गंभीर मंथन कर रहा है और अब तक जेपीसी की हुई कई बैठकों में देश के प्रमुख संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया जा चुका है। समिति की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रस्ताव भारतीय संविधान की भावना और ढांचे के अनुरूप हो। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी के मुताबिक समिति की ये बैठक एक और अहम कदम है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पक्षों की बात सुनी गई है और सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर सिफारिशें तैयार की जाएं। इस बैठक के बाद समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है, जिससे एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में ठोस पहल की जा सके। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज शाम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए हर 12 दिन में न सिर्फ पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा, बल्कि हर छोटी बड़ी घटना की समय से पहले पूरी जानकारी मिल सकेगी। क्या खास है इस पूरे मिशन में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। निसार मिशन के जरिए दुनिया भर पर एक और छाप छोड़ने की तैयारियां चरम पर हैं। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि इसमें लागत और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसरो की साख, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत के जज्बे के आगे ये चुनौतियां कहीं नहीं टिकती। और एक बार फिर दुनिया भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और करिश्मा देखने को तैयार है। इसके साथ ही निसार मिशन एक और प्रमाण है कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र की हर ऊंचाई पर अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया को अपने जज्बे की ताकत दिखा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। 30 जुलाई शाम 5:40 पर दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा नतीजा है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है जो I3K सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड और S बैंड दोनों पर काम करता है। इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। भारत के वैश्विक पटल पर तेजी से बढ़ते कद को ये मिशन नई उड़ान देने के साथ साथ और ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत इसरो की ताकत का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया में मनवाएगा। इस मिशन पर कड़ी नजर रख रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये प्रक्षेपण रणनीतिक, वैज्ञानिक साझेदारियों की परिपक्वता और उन्नत पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में एक विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को दर्शाता है। निसार मिशन के जरिए धरती पर आने वाली आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों के बारे में सार्थक जानकारी जुटाकर उसके निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। खासकर कृषि और किसानों को बेहतर फसल योजना बनाने में मदद मिलेगी और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से पहले ही निपटा जा सकेगा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। We are going to have the
NASA ISRO synthetic aperture radar satellite launch using our indigenously developed GSLV Mark II vehicle, which is targeted on 30th of this month, evening 5:40. And this is going to give lot of benefit to the common man of the not only India, global community. And in fact, the satellite can cover the entire world once in 12 days. It can cover the entire world, and it is going to be used for multiple purpose, including earth observation and disaster warning and mitigation. Multiple purpose it is going to benefit. इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस संयुक्त मिशन निसार से पूरी दुनिया को काफी लाभ होगा। ये न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि सटीक अनुमान लगाने में भी कारगर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि मिशन निसार कहां-कहां अपना प्रभाव दिखाएगा। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने में कारगर साबित होगा। समुद्री जल स्तर और ग्लेशियर बर्फ की चादरों में हो रहे बदलावों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। जंगलों की कटाई और वनस्पति में परिवर्तन का असर दिखेगा। सतही जल संसाधनों की मैपिंग हो सकेगी और कृषि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बेहतर रिसर्च के साथ साथ हर तरह के डेटा का संरक्षण हो सकेगा। निसार मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक वरदान साबित होगा। इस मिशन की प्रमुख विशेषता ये है कि निसार द्वारा उत्पन्न सभी डेटा अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपात स्थिति में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन तमाम जानकारियों के जरिए वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और हर तरह की आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ साथ तैयारियों को और मजबूत करने का समय भी मिलेगा और भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका को एक बार फिर से चरितार्थ करता नजर आएगा। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो इसरो नासा के सबसे बड़े मिशन की बात करें, निसार क्या, जिसका आज प्रक्षेपण है, उल्टी गिनती यहां शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता रितेश रंजन इस समय श्रीहरिकोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसरो आखिरी तैयारियां कर रहा होगा, 5:40 पर इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। यूं तो इसरो इससे पहले भी रिसोर्स सेट और रीसेट के जरिए ऐसे उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है, लेकिन नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से इस तरीके का सैटेलाइट पहली बार प्रक्षेपित किया जा रहा है। पहले के सैटेलाइट के मुताबिक निसार कितना अलग है? देखिए, पहले के सैटेलाइट के मुकाबले निसार कितना अलग है, तो एक आसान भाव में मैं समझाऊं तो आप अपना कैमरा ले जाते हैं, आपके पास मोबाइल कैमरा है, आपको जो तस्वीर खींचनी है वो बस उसी तस्वीर पर आप फोकस करते हैं और खींच करके कैमरा बंद हो जाता है आपका, वो कैमरा फिर यूज़ में नहीं रहता है। यहाँ क्या है कि धरती की परिक्रमा जब ये सैटेलाइट कर रहा है तो ये 24 घंटे ऑन रहेगा, इसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होगा। तो ये 24 घंटे धरती की परिक्रमा करता रहेगा और उस परिक्रमा के बाद जो सैटेलाइट को इमेजेस मिलेगी और वो रडार के माध्यम से मिलेगी, रडार के सिग्नल्स के माध्यम से, तो उसको वो फाइन ट्यून करके उसको प्रोसेस करके तब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो है करीबन 1 हफ्ते में एक बार परिक्रमा करेगा, जो बताया जा रहा है। और इस सैटेलाइट का सबसे बड़ा उपयोग क्या होने वाला है कि बहुत दिनों के बाद यूएस और भारत एक साथ आ रहे हैं और इनका संयुक्त प्रयोग है ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। इससे पहले एक प्रयोग किया गया था जो 1975 में किया गया था, और यह प्रयोग नहीं, वो प्रयास कहेंगे, वो प्रयास था कि साइट जो सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था, तो उसका कारण यही था कि बस भारत में कैसे शिक्षा, कृषि, विज्ञान को लेकर के कैसे ज्ञान बढ़ाया जाए, तो उसके लिए टेलीविजन का उपयोग करना था। तो ये प्रयास हुआ था उस वक्त, और आज काफ़ी सालों बाद ये प्रयोग हो रहा है। और इस प्रयोग के बाद सबसे बड़ी बात है कि हमें जो प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती है, उन सब के बारे में पहले से जानकारी मिलेगी। और आज सुबह ही बहुत दुखद खबरें देखने को, सुनने को मिल रही हैं कि यूएस, चाइना, रसिया, जापान, इन सब ने सुबह सुबह भूकंप के झटकों को सुनामी की वार्निंग यहाँ जारी की गई है। यहाँ रितेश में ये भी पूछना चाहूंगी, इन सब चीजों को
जी, प्रक्षेपण के साथ साथ जिस तरीके से भारत की स्पेस इंजीनियरिंग का भी यहाँ एक नायाब उदाहरण देखने को मिलेगा, वो भी वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित होगा निसार के प्रक्षेपण से। और जब प्रक्षेपण होगा तो कितनी देर बाद इसे कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा? देखिए, इसको स्थापित होने में 19 मिनट का समय लगने वाला है और 6 बजे के लगभग में ये स्थापित हो जाएगा। हाँ, इसको पूरी तरह से काम करने में थोड़ा समय लगेगा, जो हमारे यहाँ के इसरो के डायरेक्टर से बात हुई है, क्योंकि इसको एक्सपैंड होने में इनके सारे जो वहाँ सैटेलाइट एक्सपैंड होगा, फिर वो अपनी अपनी क्रियाओं में व्यस्त, जो क्रियाओं जिनका कार्यकलाप दिया गया है वो सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तभी से हमको मिलने लगेगा। तो उसमें सप्ताह 10 दिन का टाइम लगने वाला है अंदाजन। तो इसके बाद ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रही थी कि क्या होना है इस सैटेलाइट के लॉन्च से, इस सैटेलाइट के लॉन्च से सबसे बड़ी बात है कि हमें जो प्राकृतिक आपदाओं और भू रक्षण को देखना है, सॉइल इन्फॉर्मेशन, आइस मेल्टिंग होती है, सी लेवल बढ़ता है, तो इन सब की जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपदा आती है तो आपदा आने के बाद कैसे प्रबंधन होना चाहिए उनका, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या जो है नुकसान हुआ, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, कैसे किन रिसोर्स को भेजा जाए, तो ये सब बारीकियां हमें इस सैटेलाइट से देखने को मिलेगी। और सबसे आसान हमें आपदा प्रबंधन के लिए ये जो है निसार करने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहली बार होगा जो इसमें एल बैंड और एस बैंड जो डुअल बैंड सैटेलाइट भेजा जा रहा है। एल बैंड जो कि यूएसए के नासा के द्वारा तैयार किया गया और एस बैंड इसरो द्वारा तैयार किया, दोनों का अलग अलग काम है। जो एस बैंड जो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है उसका काम यही होता है कि कैसे जमीनी अध्ययन करना, जमीन पे क्या हो रहा है, समुद्र की सीमाएं देखना, आइस जो हैं उनको देखना। जी, तो बेहद ही विशेषताएं हैं इसके अंदर, जिसे इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। अब उत्सुकता 5:40 की है रितेश, जब श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा और धरती के जो अलग डेटा है उसको ये उपग्रह हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि 5:40 का सभी को इंतजार है जब इसरो एक और कीर्तिमान रचने वाला है। लेकिन अब खबर रूस की है। रूस में आज एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। रूस की स्थानीय मीडिया ने यह बताया है कि रूस के सुदूर पूर्व में तट के पास भूकंप से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व बंदरगाह शहर सेवेरो कुर्लिस्क से सुनामी की लहरें भी टकराई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रूस के इस इलाके में 1952 के बाद भूकंप का इतना जोरदार झटका महसूस किया गया है। भूकंप के बाद अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान में पहली सुनामी भी देखी गई है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। और रूस में तेज भूकंप के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों सहित अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट रखने के साथ साथ सावधानी पूर्वक नजर रखने की भी सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा कि यदि सुनामी की चेतावनी जारी की जाती है तो ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, कोस्टल एरिया में जाने से बचें, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें और अपने उपकरणों को चार्ज रखें। भारतीय दूतावास ने भूकंप की तीव्रता और इसके मद्देनजर जारी चेतावनी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक enquiry.sf@mea.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। मम्मी, मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ।
और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा के द्वारा वरुण बेवरेज पेप्सिको कंपनी को 65 एकड़ भूमि दी गई है। प्लांट के लिए कुल 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जा गया है। बिहार में बक्सर के एक छोटे से गांव नवानगर से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की एक खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण बिहार का ये क्षेत्र 90 के दशक में गोली और बारूद की ढेर पर बैठा था। विकास के मानकों से कोसों दूर था। सन 2005 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गईं। बिहार में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं। यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो सरकार ने उनको प्रदान किया है। हम लोग सरकार की भी बहुत आभारी हैं कि सरकार ने मतलब हमको निमंत्रण दिया यहाँ पे आके प्लांट लगाने का, और हमने लगाया। हमने डायरेक्टली जितने भी लोगों को अपॉइंट किया हम लोग, उसमें करीब 80% से ज़्यादा लोग बिहार के हैं, और जो हमारे इनडायरेक्टली हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वगैरह, उसमें 90% से ऊपर हमने यहाँ के लोकल लोगों को लिया। बिहार में औद्योगिक विकास तेज गति से हो रहा है। अभी तक पलायन का दर्द झेल रहे बिहार में अब सिर्फ श्रमिक ही नहीं बल्कि उद्योगपति भी अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। हम अपना फैमिली में होते हुए भी थोड़ा कम पैसा मिल रहा है लेकिन अच्छा से जी रहे हैं। हम लोग घर के पास आ गए। अभी बेंगलोर में थे, 2000 किलोमीटर दूर थे, आने जाने में दिक्कत थी। यहाँ अपना घर में होम जगह पर अपना जॉब मिल गया है। घर पर भी कुछ काम करने को मिल जाता है, यहाँ पर भी अपना जॉब मिल गया है। बात अगर रिवर्स माइग्रेशन की हो रही है तो बिहार का मजदूर वर्ग जो अपनी जड़ों से कटकर राज्य से बाहर जाकर अपना पसीना बहाता था, आज अपनी सरजमी पर बदले हुए परिदृश्य का आनंद ले रहा है। मेरे पापा मेडिकल कंडीशन है उनकी। अब ये है कि उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल गया है, क्योंकि अब मैं सुबह ऑफिस आता हूँ, रात को घर जाता हूँ। ये है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, आई एम वर्किंग गुड एंड आई एम वर्किंग गुड उस एरिया में रह के जहाँ मेरा घर है। बिहार एक नई राह पर चल रहा है। इस प्लांट के परिचालन के बाद यहाँ पर पेप्सी से संबंधित मिरांडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप सहित अन्य पेय पदार्थ तैयार कर पैक करने के बाद मार्केट में भेजा जा रहा है। साथ ही संयंत्र में 1500 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसे पिछड़े इलाके में इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश करेगी, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा भवन है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो कम से कम 6 से लेकर 7,000 लोगों को काम मिला है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के अलावा और भी कंपनी यानी कोका कोला और भी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं। तो ये बिहार के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी, खासकर उद्योग के मामले में। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नौगांव। स्वच्छ भारत मिशन की 11 सालों की यात्रा व्यवहार परिवर्तन के विश्व के सबसे बड़े जन अभियान की यात्रा है, जहां ओडीएफ से ओडीएफ प्लस और कचरे से कंचन की नई इबारतें लिखी गई हैं। इन तमाम उपलब्धियों पर जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक कुमार मीणा से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के सचिव अशोक कुमार मीणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वच्छ भारत ग्रामीण की अगर हम बात करें, पिछले 11 साल के सफ़र को अगर हम देखते हैं तो क्या उपलब्धियां इस वक्त हासिल की हैं? 2019 आते आते तक हमारे सारे गांवों ने अपने आप को ओडीएफ डिक्लेयर किया। ओडीएफ का मतलब होता है कि बाहर में कोई सोच करने के लिए नहीं जा रहे हैं, जबकि 2014 में अगर आप देखेंगे तो 60% लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे ये बहुत एक बड़ा बदलाव आया है। इसके दूसरे चरण में जब हमने 2019 से इसमें काम करना शुरू किया तो उसमें हमने ये सोचा कि केवल शौचालय बनाने से काम नहीं होगा, हमको स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा होता है उसका प्रबंधन करना पड़ेगा,
लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जैसे ग्रे वाटर है, पानी जो गंदा पानी निकला है उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। आज की डेट में जब 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे विलेजेस में अब शौचालय की व्यवस्था तो पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद में स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी अब होना शुरू हो गई है और विलेजेस अपने आप को ODF प्लस मॉडल की तरह डिक्लेयर करना शुरू कर चुके हैं। ODF प्लस मॉडल जो है इसके बारे में समझाइए, क्या अचीवमेंट इसमें आपको मिल पाई है अब तक? गंदे पानी की व्यवस्था और जो सूखे कचरे की व्यवस्था है, ये दोनों गांव के अंदर जब हो जाती हैं तब हम ODF प्लस मॉडल विलेज का डिक्लेरेशन कराते हैं। हमारा जो ODF प्लस मॉडल का जो नंबर्स हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के हिसाब से अभी रिपोर्ट जो आई है स्टेट से वो 4,70,000 विलेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट आ चुकी है कि ODF प्लस मॉडल गांव बन चुके हैं। लेकिन उसमें जब सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं जिसमें लोगों की भागीदारी चाहिए, तो वो नंबर हमारा 2,65,000 के आसपास है अभी, और आने वाले समय में ये नंबर भी बढ़ेगा। आने वाले टाइम में क्या नए इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं इसको स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? एक तो है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन करके सारे विलेजेस को ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर किया जाए। हमारा अब आने वाले समय में जो ध्यान रहेगा वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल स्लज मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत चाहे ठोस कचरा प्रबंधन हो, तरल कचरा प्रबंधन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, या फिर प्लास्टिक वेस्ट हो, तमाम अवयवों पे काम चल रहा है और कोशिश है कि गाँव को ODF प्लस मॉडल विलेज जो है वो बनाया जाए। कैमरामैन आलोक के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। बस्तर में माओवाद के खात्मे की निर्णायक जंग अब अंतिम दौर में है। सुरक्षा बल घने और दुर्गम जंगलों में लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए DD न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की इस खास रिपोर्ट के जरिए। माओवाद के खात्मे की निर्णायक जंग, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून जारी। बरसात का मौसम जब पहले नक्सली संगठन अपने सुरक्षित ठिकानों में छिप जाते थे और मानसून के बाद दोबारा कायराना हमलों को अंजाम देते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। बारिश के दौरान भी जोर शोर से माओवादी विरोधी अभियान जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। CRPF, DRG और STF के जवान दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें दिन रात जंगलों में ऑपरेशन चला रही हैं। मकसद एक ही है, माओवाद का जड़ से खात्मा। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि बचे हुए नक्सलियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। मानसून में पहले भी ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन इस बार लक्ष्य और भी स्पष्ट है। 2026 की मार्च तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ऑपरेशन मानसून में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। DRG, STF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार अभियान संचालित की जा रही है। मानसून का अवधि में भी हमको काफ़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुआ। हाल फिलहाल में भी बीजापुर जिला का पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी क्षेत्र में माओवादी के खिलाफ की गई अभियान में 4 माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में SLR, इंसास, 303 इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। अब तक विगत 19 महीने में 425 से अधिक माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे। बस्तर में साल 2024 से अब तक कुल 435 हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं। 1440 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में 225 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 208 बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें बीजापुर, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले शामिल हैं। बसवराजू जैसे टॉप कमांडरों के मारे जाने से माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है। अब संगठन को लीड करने के लिए नक्सलियों को न केवल जमीनी स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आंतरिक मनोबल भी बिखरता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बल लगातार फील्ड में एक्टिव हैं। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि नक्सलियों को
किसी भी हाल में फिर से संगठित न होने दिया जाए। मानसून होने के बावजूद डीआरजी और सीएपीएफ सीएफ के द्वारा लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है, जिससे कि जिले में एवं जिले के आसपास के जो पड़ोसी जिले के भी एरियाज हैं उसमें एक शांति का माहौल बना रहे। और ऑपरेशन के दौरान हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम जो ग्रामीण हैं उनसे संपर्क बना सकें एवं जितने भी माओवादी हैं उनसे हम लोग संपर्क बनाकर कोशिश भी करते हैं कि उनकी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं। और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं ऑपरेशन मानसून में। ऑपरेशन मानसून के तहत जवान कठिन मौसम और भूगोल की परवाह किए बिना डटे हैं। उनका हौसला माओवाद के अंत की कहानी लिख रहा है। बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मानसून के तहत सुरक्षा बल के जवान बस्तर के दुर्गम जंगलों में लगातार अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार के संकल्प के साथ बस्तर एक नए युग में कदम रख रहा है। सुरक्षा बलों के जवानों की चुनौती, भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवानों का हौसला बुलंद है, जहां भय नहीं विश्वास और विकास की गूंज सुनाई देती है। और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।